नमस्कार दोस्तों और यूपीएससी योद्धाओं। आज हम गोता लगाने वाले हैं मध्यकालीन भारत के एक बेहद ज़रूरी लेकिन अक्सर कह सकते हैं नज़रअंदाज कर दिए जाने वाले हिस्से में। हाँ, बात हो रही है प्रायद्वीपीय भारत के ग्रामीण समाज की। बिल्कुल, ये सिर्फ इतिहास का एक अध्याय नहीं है, बल्कि भारत की सामाजिक और आर्थिक नींव को समझने की कुंजी है। खासकर जीएस पेपर 1 और हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। सही कहा। उत्तर भारत से काफी अलग दक्कन और दक्षिण भारत के ग्रामीण समाजों की अपनी विशिष्ट संरचनाएं थीं। अब देखिए, भूमि अधिकार, जाति व्यवस्था, गांव प्रशासन, ये बलूतेदारी, ब्रह्मदेय मंदिर, ये सब मिलकर एक बहुत ही जटिल ताना बाना बनाते हैं। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम आइग्नो के इतिहास पाठ्यक्रम की यूनिट 18 रूरल सोसाइटी पेनिनसुला इंडिया का अक्षरशः लाइन बाय लाइन विश्लेषण करेंगे। मतलब हमारा मिशन है आपको इस इकाई की हर बारीकी समझाना, ताकि परीक्षा में आप आत्मविश्वास से उत्तर लिख सकें। हाँ, हम हर अवधारणा को खोलेंगे, उदाहरण देखेंगे और समझेंगे कि ये सब वृहद ऐतिहासिक संदर्भ से, लार्जर पिक्चर से कैसे जुड़ता है। तो तैयार हो जाइए एक गहन अकादमिक यात्रा के लिए। चलिए शुरुआत करते हैं यूनिट के परिचय यानी 18.0 इंट्रोडक्शन से। पहली बात जो ये यूनिट कहती है वो ये कि ग्रामीण समाज कोई एक जैसा मोनोलिथिक नहीं था। बिल्कुल नहीं। क्षेत्र, जाति, लोगों का काम, जमीन का बंटवारा, बस्तियों का पैटर्न, जैसे किसान बनाम गैर किसान की बस्तियां, या एक ही जाति के गांव बनाम कई जातियों वाले गांव, सब में बहुत फर्क था। जैसे तमिलनाडु में उदाहरण दिया है ब्रह्मदेय गांव का, जहां ब्राह्मणों की बहुलता थी, और दूसरी तरफ वेलन वगाई और जो गैर ब्राह्मण कृषि बस्तियां थीं। या फिर देववाड़ी जैसे गांव का भी जिक्र है जो बहुभाषी थे। मतलब विविधता बहुत थी। और एक और अहम बात ये कि ये समाज स्थिर नहीं थे, स्टैटिक नहीं थे। नहीं, बिल्कुल नहीं। लगातार नए गांव बन रहे थे, लोग एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे, मतलब पलायन कर रहे थे। जंगल साफ करके खेती बढ़ाई जा रही थी। कई जनजातीय समूह किसान बन रहे थे। हाँ, और गांवों की सीमाएं भी बदलती रहती थी। ऐसा नहीं था कि एक बार बन गई तो हमेशा वैसी ही रहीं। और कई गांव तो धीरे धीरे विकसित होकर शहर भी बन गए, जैसे चिदम्बरम और कांचीपुरम के उदाहरण हैं। लेकिन इस सारी विविधता और बदलाव के बीच एक पैटर्न था। वो क्या था? पैटर्न ये था कि ग्रामीण अभिजात वर्ग में, रूरल एलीट में, आमतौर पर पुजारी वर्ग और जमींदार वर्ग शामिल थे। और उनका जो सामाजिक विशेषाधिकार था, सोशल प्रिविलेज, वो कहीं ना कहीं भूमि पर उनके नियंत्रण से जुड़ा हुआ था। चलिए अब आते हैं 18.1 ग्रामीण समाज की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ द रूरल सोसाइटी पर। जाहिर है संरचना जटिल और स्तरीकृत, मतलब हायरार्किकल थी। हाँ, इसमें जाति संबंध, जैसे ब्राह्मण, गैर ब्राह्मण और तथाकथित निम्न जातियां, इनका रोल बहुत महत्वपूर्ण था। जमींदार अक्सर ऊंची जाति के होते थे, पर हमेशा नहीं, अपवाद भी थे। जैसे कुनबी। जैसे महाराष्ट्र वाले कुनबी, जो संख्या और शक्ति में प्रभावशाली थे, भले ही पारंपरिक वर्ण व्यवस्था में वो शायद उतने ऊंचे ना माने जाते हों। किसान अक्सर निचली जातियों से होते थे और भूमिहीन मजदूर तो और भी नीचे की जातियों से। यहीं पर एम.एन. श्रीनिवास की डोमिनेंट कास्ट्स यानी प्रभु जातियां की अवधारणा आती है ना? बिल्कुल। डोमिनेंट कास्ट का मतलब वो जाति जो संख्या में ज्यादा हो और आर्थिक और राजनीतिक रूप से प्रभावशाली हो। जरूरी नहीं कि वो पारंपरिक रूप से सर्वोच्च जाति हो, जैसे दक्षिण में रेड्डी या कम्मा। याद रखिएगा ये टर्म, डोमिनेंट कास्ट। दोबारा सुने, डोमिनेंट कास्ट्स। जाति ने बस्तियों के पैटर्न को भी प्रभावित किया। अक्सर अलग अलग जातियों के रिहायशी इलाके अलग होते थे। और इसमें राज्य की भी भूमिका थी, जैसे राजस्व प्रणाली वगैरह। हाँ, राज्य की नीतियां, खासकर राजस्व वसूलने का तरीका भी समाज की संरचना को प्रभावित करता था। फिर समाज में दूसरे वर्ग भी थे, जैसे गरीब कारीगर और सेवा करने वाली जातियां। दक्कन में इन्हें बड़ा बलूताज कहते थे और दक्षिण भारत में अय्या। ये नाम याद रखने वाले हैं। हाँ, बड़ा बलूता दक्कन में और अय्या दक्षिण भारत में। ये सामाजिक पदानुक्रम में हायरार्की में नीचे आते थे। लेकिन एक बात साफ है कि जातियां पूरी तरह आत्मनिर्भर इकाइयां नहीं थी, सेल्फ सफिशिएंट नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। उनमें गहरी आर्थिक निर्भरता थी। जजमानी व्यवस्था, जैसे महाराष्ट्र में बलूतेदारी और कर्नाटक में अय्या व्यवस्था कहते हैं, वो विभिन्न जातियों के बीच आर्थिक संबंधों का एक नेटवर्क था। इसका कोई उदाहरण? हाँ, जैसे उक्कल गांव का उदाहरण दिया गया है।
वहां 13वीं-14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य के भारी टैक्स के कारण ब्राह्मणों को अपनी जमीनें बेचनी पड़ी और नतीजा गैर ब्राह्मण समूह नए स्थानीय शक्तिशाली वर्ग के रूप में उभरे। मतलब सोशल मोबिलिटी, सामाजिक गतिशीलता संभव थी। हाँ, और भक्ति आंदोलन ने भी इसमें भूमिका निभाई, जिसने जातिगत कठोरता को कुछ हद तक चुनौती दी। अगला सेक्शन है 18.2 ग्रामीण समाज और वृहत भूमियां, द रूरल सोसाइटी एंड द लार्जर वर्ल्ड। ये इस बात पर जोर देता है कि गांव अलग थलग आइसोलेटेड नहीं थे। बिल्कुल, जैसे कई जमींदार, खासकर बड़े वाले जैसे मुकाजदार या जागीरदार, वो गांव में रहते ही नहीं थे, वो बाहर रहते थे। और जब राजस्व नकद में लिया जाने लगा, कैश में, तो इसका मतलब था कि किसानों को अपनी उपज बाजारों में बेचनी पड़ती थी। हाँ, और ये बाजार सिर्फ आर्थिक लेन देन की जगह नहीं थे, बल्कि सामाजिक मेलजोल के भी केंद्र थे। त्योहारों पर, शादियों पर बाहर से कारीगर बुलाए जाते थे। रिश्तेदारी का नेटवर्क भी गांव की सीमाओं तक सीमित नहीं था। सही कहा। उत्तर भारत में जहां बहिर्विवाह, एक्सोगेमी का चलन था, मतलब अपनी गोत्र या गांव से बाहर शादी करना, जिससे रिश्तेदारी का नेटवर्क व्यापक होता था, वहीं दक्षिण भारत में अंतर्विवाह, एंडोगेमी ज्यादा प्रचलित था, मतलब करीबी रिश्तेदारों में शादी, जिससे रिश्तेदारी का नेटवर्क ज्यादा गहन या इंटेंसिव होता था। राज्य की नजर में गांव क्या था? राज्य के लिए गांव मुख्य रूप से एक राजस्व इकाई था, एक रेवेन्यू यूनिट। इसी से गांव बाहरी राजनीतिक नेटवर्क से जुड़ता था। और धार्मिक स्थल जैसे मंदिर या सूफी दरगाह, वो भी बाहरी दुनिया से जुड़ने का एक माध्यम थे। वहां दूर दूर से लोग आते थे और अक्सर इन जगहों पर जाति भेद उतने कठोर नहीं होते थे जितने गांव के अंदर होते थे। चलिए अब हम खास तौर पर दक्कन के ग्रामीण समाज 18.3 रूरल सोसाइटी डेक्कन पर आते हैं। यहाँ कुछ खास शब्दावली हैं जिसे समझना जरूरी है। हाँ, जैसे गांव के लिए गांव या मौजे या देह शब्द इस्तेमाल होता था। बाजार वाले कस्बे को कस्बे कहते थे। जमीन के लिए भी कई शब्द हैं। काली मतलब काली मिट्टी वाली उपजाऊ जमीन, थल मतलब भूमि का एक टुकड़ा, शेत, सेट या जमीन मतलब खेत। और रिहायशी इलाके के लिए पंडारी शब्द था, जो सफेद मिट्टी वाला इलाका होता था। घर बनाने की जगह को घरठाना या घर टिकाना कहते थे। छोड़ी हुई जमीन या घर के लिए भी शब्द थे। हाँ, छोड़ी हुई जमीन को गतकुल कहते थे। और छोड़े हुए घर को गतकुल घरठाना या गतकुलवाड़ा। चारागाह के लिए कुरण शब्द था। ठीक है, ये शब्दावली ध्यान में रखनी होगी। अब आते हैं 18.3.1 ग्रामीण समाज की संरचना, कॉम्पोजिशन पर। दक्कन में मुख्य समूह कौन कौन से थे? मोटे तौर पर 5 मुख्य समूह गिनाए जा सकते हैं। पहला, बड़े जमींदार, जिन्हें देशमुख या देशपांडे कहा जाता था। ये परगना लेवल के अधिकारी होते थे। दूसरे, ग्राम स्तर के अधिकारी, जैसे पाटिल या मुकद्दम, जो गांव का मुखिया होता था, और कुलकर्णी, जो लेखा जोखा रखता था। तीसरा, वो किसान जिनका जमीन पर मालिकाना हक था। इन्हें मिराजदार या थलकरी या थलवाइक कहते थे। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, मिराजदार। चौथा, अस्थायी किसान या किराएदार, जिन्हें उपारी कहा जाता था। ये भी याद रखना है, उपारी। और पांचवा समूह था ग्राम सेवकों और कारीगरों का, जिन्हें बलूतेदार कहते थे, जिनके बारे में हम आगे और बात करेंगे। इन समूहों की जाति संरचना कैसी थी? आमतौर पर पाटिल, कुंबी या मराठा जाति के होते थे, कुलकर्णी ब्राह्मण होते थे, और बलूतेदार ज्यादातर निम्न जातियों या अछूत समझे जाने वाले समुदायों से होते थे। तो जो ग्रामीण अभिजात वर्ग था, रूरल एलीट, उसमें मुख्य रूप से ये बड़े जमींदार देशमुख, देशपांडे और ग्राम अधिकारी पाटिल, कुलकर्णी शामिल थे। नए गांवों के बसने की प्रक्रिया भी महत्वपूर्ण रही होगी। हाँ बिल्कुल, यूनिट में इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं, जैसे कोंकण के मुरुड गांव में चित्तपावन ब्राह्मण, यवन यानी मुस्लिम, नवयत और कई कारीगर आकर बसे। और पुणे क्षेत्र का उदाहरण? हाँ, पुणे क्षेत्र जो शाहजी की जागीर थी, वहां अकाल और हमलों के बाद मावलों, जो एक जनजातीय समूह थे, उन्हें जंगल साफ करके बसने के लिए प्रोत्साहित किया गया। पूर्वी दक्कन में काकतियों के समय का भी उदाहरण है। बिल्कुल, काकतियों ने मंदिर बनवाए, भूमि अनुदान दिए, सिंचाई व्यवस्था सुधारी, जिससे कृषि का विस्तार हुआ। कई जनजातियां किसान बन गई और ब्राह्मण और सरदार स्थानीय अभिजात वर्ग के रूप में उभरे। मंदिर एक तरह से सामाजिक और राजनीतिक इंटीग्रेटर बन गया, सबको जोड़ने वाला। अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। 18.3.2 भूमि और सामाजिक पदानुक्रम, लैंड एंड सोशल हायरार्की। जैसा हमने शुरू में कहा, दक्कन में भूमि अधिकार ही सामाजिक स्थिति का आधार थे। हाँ,
और यूनिट में 6 तरह के भूमि अधिकारों यानी टेन्योर्स का जिक्र है। पहला कौन सा है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण है मिरासी अधिकार। इसे दोबारा सुने, मिरासी। ये मूल निवासियों का अपनी जमीन पर पुश्तैनी मालिकाना हक था। ये इतना मजबूत अधिकार था कि राज्य भी आमतौर पर इसमें दखल नहीं दे सकता था। अच्छा, मतलब अगर कोई मिरासदार गांव छोड़कर चला जाए और बहुत समय बाद लौटे तो भी उसे उसकी जमीन वापस मिल सकती थी। ये मिरासीदार, जो अक्सर कुनबी जाति के होते थे, गांव के स्थायी निवासी थे, वो राज्य को राजस्व देते थे। और खास बात यह कि 16वीं सदी से हमें सबूत मिलते हैं कि वो अपनी मिरासी जमीन बेच भी सकते थे। और गांव की परिषदों में भी उनका दबदबा होता था। हाँ, ग्राम परिषदों के फैसलों पर उनके हस्ताक्षर के तौर पर अक्सर हल का निशान मिलता है, जो उनके कृषि आधारित रुतबे को दिखाता है। ये ग्रामीण अमीर वर्ग थे, जैसे रेड्डी या मराठा, जिनके पास गुलाम भी होते थे। ठीक है, ये तो हुए मिरासेदार। दूसरा अधिकार? दूसरा है उपारी। फिर से सुनिए, उपारी। ये अस्थायी निवासी या किराएदार थे। अक्सर अकाल या युद्ध के कारण ये लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे। इनकी किराएदारी इच्छा पर आधारित थी, मतलब टेनेंट एट विल। क्या ये उपारी कभी मिरासीदार बन सकते थे? हाँ, अगर वो नजराना, मतलब एक तरह की भेंट या शुल्क दे सकें तो वो मिरासदार बन सकते थे। 18वीं सदी में जब पेशवाओं ने कृषि विस्तार की नीति अपनाई तो उपारियों की संख्या काफी बढ़ गई, क्योंकि नई जमीनें खेती के लिए उपलब्ध हुई। तीसरा प्रकार? तीसरा है राज्य की भूमि, स्टेट लैंड्स, जिसे सरकरची शेरी, शेरी चैन शेत या खालसा जमीन कहते थे। ये जमीन इनाम के तौर पे दी जा सकती थी या घर बनाने या खेती के लिए आवंटित की जा सकती थी। चौथा भूमि अधिकार? चौथा है इनाम। इनाम, ध्यान दीजिए, इनाम ये शब्द सेवा के बदले मिलने वाले वेतन से अलग है। इनाम एक उपहार या पुरस्कार था जो किसी सेवा के बदले में नहीं दिया जाता था। किस तरह के कामों के लिए दिया जाता था? ये धार्मिक, प्रशासनिक या सामाजिक कार्यों के लिए दिया जाता था और ये वंशानुगत होता था, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चलता था। इसे देने के लिए एक दस्तावेज होता था, जिसे इनाम पत्र या करार कहते थे। इसके कुछ उदाहरण? वृत्ति, जैसे देववृत्ति मंदिर के लिए, या निज वृत्ति व्यक्तिगत। पांचवा अधिकार है वतन। ये क्या था? वतन ग्राम अधिकारियों जैसे देशमुख, देशपांडे, पाटिल, कुलकर्णी और महार समुदाय का अपनी स्थिति और उससे जुड़े अधिकारों पर पैतृक दावा था। याद रखें, वतन और इसके धारक वतनदार। वतन में क्या क्या शामिल था? इसमें मिरास या इनाम भूमि तो होती ही थी, साथ में कुछ खास अधिकार और विशेषाधिकार भी होते थे, जिन्हें हक्कला वजमा कहते थे। ये भी वंशानुगत था, बेचा जा सकता था और हस्तांतरित भी किया जा सकता था। तो ये सिर्फ जमीन नहीं बल्कि सामाजिक प्रतिष्ठा का भी प्रतीक था। बिल्कुल, आय और सामाजिक प्रतिष्ठा दोनों का। मराठा सरदार अपने वतन को बनाए रखने के लिए बहुत उत्सुक रहते थे। वतनदारों में भी एक पदानुक्रम था। परगना स्तर के वतनदार देशमुख, देशपांडे, ग्राम स्तर के वतनदारों पाटिल, कुलकर्णी से ऊंचे माने जाते थे। और छठा प्रकार? छठा प्रकार सैन्य सेवाओं से जुड़े अधिकारों का था। मुकासा, जागीर और सरंजाम। ये तीनों टर्म्स महत्वपूर्ण हैं। मुकासा, जागीर, सरंजाम। ये मूल रूप से सैन्य अधिकार थे। हाँ, लेकिन समय के साथ ये भी वंशानुगत हो गए। मुकासा आदिलशाही सल्तनत में काफी आम था। इसके धारक जैसे वजीर, अमीर या दीवान सैन्य के अलावा नागरिक कार्य भी करते थे और परिषदों में भी भाग लेते थे। क्या ये स्थायी थे? नहीं, इन्हें स्थानांतरित किया जा सकता था या राज्य द्वारा जब्त भी किया जा सकता था। जैसे शाहजी ने शिवाजी को पुणे का पोट मोकासा यानी उप मोकासा दिया था। सतीश चंद्र का मत है कि जागीरें ज्यादा लंबी अवधि के लिए होती थीं। सरंजाम पूरी तरह से सैन्य सेवा के बदले दिया जाता था। इस पर कोई बहस भी है? हाँ, इस बात पर बहस है कि क्या शिवाजी ने मोकासा व्यवस्था को खत्म कर दिया था। AR कुलकर्णी मानते हैं कि हाँ, जबकि सतीश चंद्र इससे सहमत नहीं है। पेशवा काल में इनका चलन फिर से बढ़ गया था। क्या काकतीय संदर्भ में भी कुछ खास था? हाँ, काकतीय राज्य में सरदारों को वृत्ति अधिकार मिलते थे, जिसमें उन्हें रियायती दर पर जमीन मिलती थी। बाद में इसे जीवित मुंह कहा जाने लगा। और एक महत्वपूर्ण काकतीय नवाचार था नायन कर्मो। याद रखना, नायन कर्मो। ये असल में राजस्व अधिकार थे जो सैन्य रखरखाव की शर्त पर दिए जाते थे। इन विभिन्न भूमि अधिकारों ने क्या सामाजिक तनाव पैदा किया? हाँ, बिल्कुल। मराठा शक्ति के उदय का एक कारण वतनदारों, मिरासियों और उपारियों के बीच के संघर्षों को भी माना जाता है। शिवाजी ने इन विभिन्न वर्गों को मराठा पहचान के तहत एकजुट करने में सफलता पाई। क्या समाज में गतिशीलता की कोई गुंजाइश थी? जैसा हमने उपपारी के मिरासदार बनने के उदाहरण में देखा, सहयोग के भी उदाहरण मिलते हैं।
जैसे पश्चिमी दक्कन में किसी भी लेन देन पर पूरे गांव के लोगों की गवाही ली जाती थी। पूर्वी दक्कन में अष्टदश प्रजा यानी 18 जातियों का समूह मिलकर मंदिरों को भूमि दान करते थे। ये टर्म भी नोट करने लायक है, अष्टदश प्रजा। तो ये गांव आत्मनिर्भर नहीं थे? नहीं, बिल्कुल नहीं थे। बाहरी लोगों को जमीन बेची जाती थी, कारीगर एक गांव से दूसरे गांव जाते थे, शहरी वर्गों से संपर्क था, जैसे व्यापारी बैरी सेट्टी मंदिरों में निवेश करते थे, राज्य सेना में भर्ती करता था। तो गांव बाहरी दुनिया से कई तरह से जुड़े हुए थे। अब बात करते हैं 18.3.3 ग्राम परिषद की। हाँ, गांव के स्तर पर पंचायत होती थी और परगना, जो कई गांवों का समूह होता था, के स्तर पर गोद सभा या मजलिस होती थी। इनके काम क्या थे? मुख्य काम थे आपसी विवाद निपटाना और समुदाय से जुड़े मामलों का प्रबंधन करना। इसके अलावा जाति विशेष की पंचायतें, जाति गोत, धार्मिक मामलों के लिए धर्म सभा या कुल विशेष के लिए कुल सभा जैसी विशिष्ट निकाय भी होती थीं। जाति के नियम काफी कठोर होते थे। हाँ, जैसे शिंपी यानी दर्जी समुदाय का उदाहरण दिया है कि उनके नियम कितने सख्त थे। इन परिषदों के सदस्य कौन होते थे? सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती थी। इसमें वतनदार, मिरासदार और यहाँ तक कि बलूतेदार भी शामिल होते थे। परगना स्तर की गोद सभा में वंशानुगत अधिकारी, राज्य के अधिकारी और समुदाय के प्रमुख नेता शामिल होते थे। राजा आमतौर पर इनके फैसलों में हस्तक्षेप नहीं करता था। अब आते हैं दक्कन के ग्राम सेवकों पर। 18.4 द विलेज सर्वेंट्स, डेक्कन। आपने पहले जिक्र किया था बलूतेदार का। हाँ, बलूतेदार वो कारीगर या सेवक थे जो गांव की सेवा करते थे, और बलूता वो पारिश्रमिक था जो उन्हें उपज के हिस्से के रूप में मिलता था। इनकी तुलना उत्तर भारत के कमीनों से की जाती है। हाँ, लेकिन माना जाता है कि दक्कन में बलूतेदारों की स्थिति कमीनों से बेहतर थी। इसका क्या सबूत है? जैसा हमने पहले कहा, ग्राम परिषदों के फैसलों से जुड़े दस्तावेजों जैसे तालेबंद, थलजदा, जमाबंदी, वतन पत्र या गांव खर्च के रिकॉर्ड में बलूतेदारों के नाम और कभी-कभी उनके पेशेवर चिन्हों का उल्लेख मिलता है। इससे पता चलता है कि वो गांव के महत्वपूर्ण सदस्य माने जाते थे। 18.4.1 संरचना क्या थी इन बलूतेदारों की? परंपरागत रूप से इन्हें 12 बलूता कहा जाता है, यानी 12 बलूतेदार। इन्हें मिलने वाले बलूते यानी आय के हिस्से के आधार पर 3 कतारों या कास या ओल में बांटा जाता था। ये 3 कतारें कौन सी थीं? पहली थोरली कास यानी प्रमुख कतार। इसमें आमतौर पर सुतार, बढ़ई, लोहार, माहर और मांग शामिल होते थे। दूसरी मढ़ली कास यानी मध्य कतार। इसमें कुम्हार, चंभार, मोची, परीत, धोबी और नावी, नाई आते थे। और तीसरी धाकटी कास यानी अंतिम कतार। इसमें भाट, मुलाना मस्जिद सेवक, गुरव, मंदिर पुजारी और कोली, पानी भरने वाला शामिल थे। ये तीनों नाम याद रखने चाहिए: थोली कास, मडली कास, धाकटी कास। क्या हमेशा 12 ही होते थे और यही क्रम होता था? नहीं, संख्या 12 पारंपरिक थी। असल में गांव-गांव में ये संख्या और सूची भिन्न हो सकती थी। इंदापुर गांव का उदाहरण है, जहां 14 बलूतेदार थे और कतारों का क्रम भी अलग था। इनकी जाति क्या होती थी? बलूतेदार आमतौर पर निम्न जाति के होते थे, पर अपवाद भी थे, जैसे ज्योतिषी, भाट या कुलकर्णी, जो कभी-कभी बलूतेदार भी माने जाते थे, ब्राह्मण होते थे। और जरूरी नहीं कि व्यवसाय हमेशा जाति तक ही सीमित हो। बलूतेदारों के अलावा अलूतेदार भी थे? हाँ, अलूतेदार्स का भी जिक्र मिलता है। ये शायद कम महत्वपूर्ण सेवक थे और हर गांव में नहीं पाए जाते थे। फुकुजावा का मत है कि यह शब्द शायद बलूता के साथ तुकबंदी में ही बन गया था। ये भी ध्यान में रखें, अलूतेदार। 18.4.2 बलूतेदारों की सेवाएं और पारिश्रमिक, सर्विसेज एंड रेम्यूनरेशन की बात करते हैं। ये किसकी सेवा करते थे? किसी खास परिवार की या पूरे गांव की? बलूतेदार मुख्य रूप से पूरे गांव की सेवा करते थे। इसे गांवची सोनारकी कहा जाता था। वो किसी खास परिवार के नौकर नहीं थे। इनमें भी स्थायी और अस्थायी का भेद था? हाँ, 2 प्रकार थे। वतनदार मिरासी बलूता, जिनका अधिकार वंशानुगत था और अक्सर उस काम पर उनका एकाधिकार होता था, और दूसरे उपारी बलूता, जो अस्थायी होते थे। ये टर्म्स भी नोट कर लें, वतनदार बलूता और उपारी बलूता। वतन अधिकारों पर विवाद भी होते होंगे? बिल्कुल, और ये वतन बेचे जा सकते थे, बांटे जा सकते थे या हस्तांतरित किए जा सकते थे, लेकिन इसके लिए गांव की सहमति जरूरी होती थी, जिसे गोचे साक्षी या गोचे महाजर कहते थे। दिलचस्प बात यह है कि जब वतन बढ़ता था तो पारिश्रमिक बढ़ता था, सेवा का क्षेत्र नहीं। इन्हें पारिश्रमिक कैसे मिलता था? फुकुजावा के अनुसार 3 तरह का पारिश्रमिक था।
पहला मुख्य बलूता पारिश्रमिक, जो नकद या वस्तु के रूप में उनकी सेवा के बदले मिलता था। ये दोनों तरह के बलूतेदारों को मिलता था। दूसरा अतिरिक्त हक, लवाजिमा या मानपान। ये कुछ खास अधिकार, अनुलाभ या विशेषाधिकार थे जो उन्हें पूरे गांव से मिलते थे, किसानों, अधिकारियों, व्यापारियों, यहां तक कि दूसरे सेवकों से भी। अक्सर ये मंदिर में चढ़ावे के हिस्से के रूप में होता था। और तीसरा था इनाम भूमि। क्योंकि ये वंशानुगत होती थी, इसलिए ये सिर्फ वतनदार बलूतेदारों को ही मिलती थी। भुगतान के तरीके अक्सर राजस्व संग्रह के तरीकों से जुड़े होते थे। अब आते हैं 18.4.3 बलूतेदारों का स्थिति, स्टेटस ऑफ द बलूतेदार्स पर। हमने कहा कि ये कमीनों से बेहतर थी। इसके और क्या सबूत है? जैसा पहले बताया, गोदसभा में उनकी उपस्थिति और महत्वपूर्ण फैसलों पर उनके पेशेवर प्रतीकों से अनुमोदन करना, जैसे सुतार का पहिया, नहावी का दर्पण, चंभार की छेनी, परित का धागा सुई, लोहार का हथौड़ा। कोई खास उदाहरण? हाँ, 1681 के एक सीमा विवाद से जुड़ी परिषद का जिक्र है, जिसमें महार समुदाय के लोग उच्च वर्ग के अधिकारियों के साथ शामिल थे। महार समुदाय की भूमिका खास थी? हाँ, महार समुदाय की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण थी। उन्हें इनाम भूमि भी मिलती थी। उनके कई कर्तव्य थे: मरे हुए पशुओं को हटाना और खाल मालिक को लौटाना, स्काउट या गाइड का काम करना, गांव की चौकीदारी करना, अधिकारियों का सामान ढोना और गांव की सीमाओं की रक्षा करना। ग्रांड डफ ने भी उनका जिक्र किया। हाँ, ग्रांड डफ ने उन्हें सक्रिय, उपयोगी और बुद्धिमान बताया है। उन्हें वतनदार माना जाता था और उनके नेता को मेहतर महार कहते थे। मांग समुदाय के बारे में क्या? मांग या मातंग समुदाय भी महत्वपूर्ण था। कुछ कथाओं में उन्हें शासक भी बताया गया है। उनका मुख्य व्यवसाय चमड़े की रस्सी या थैले बनाना और चौकीदारी करना था। मुलाना का जिक्र भी है। हाँ, मुलाना मुस्लिम पुजारी होते थे, लेकिन वो उन गांवों में भी पाए जाते थे जहां मुस्लिम परिवार नहीं होते थे। उनका काम मस्जिद या पीर स्थल की देखभाल करना, शादियों में रस्में करवाना और पशु बलि देना था। क्या सेवा का कोई पदानुक्रम था? हाँ, लेकिन वो कमाई से ज्यादा सेवा के महत्व पर आधारित लगता है। जैसे सुनार, जो शायद ज्यादा कमाता हो, उसे बढ़ई या महार से नीचे माना जाता था। 18.4.4 अन्य ग्राम सेवक, अदर विलेज सर्वेंट्स में कौन आते हैं? इसमें पुरोहित का जिक्र है, जिन्हें उपाध्याय या ग्रामोपाध्याय कहते थे। ये बलूतीदानों से अलग थे, क्योंकि ये विशिष्ट परिवारों की सेवा करते थे और ये संबंध वंशानुगत होता था और जाति पर आधारित होता था। मिरासदार और वतनदारों के अपने स्थायी पुजारी होते थे, उपारियों के नहीं। फुकुजावा इसे क्या कहते हैं? फुकुजावा इसे प्रत्यक्ष ग्राहक संबंध कहते हैं और मानते हैं कि ये बाद की जजमानी व्यवस्था का प्रोटोटाइप या शुरुआती रूप था। एक और जिक्र है वेट बेगार का। ये क्या था? वेट बेगार मतलब बेगार या जबरन लुज़दूरी। ये शब्द संस्कृत के विष्ट और फारसी के बेगार से मिलकर बना है। ध्यान दीजिए, वेट बेगार। क्या इसमें कोई पैसा मिलता था? नहीं, ये अवैतनिक श्रम था। ज्यादा से ज्यादा भोजन मिल जाता था या कभी-कभी मामूली नकद या अनाज। किस तरह के काम लिए जाते थे? किले बनाने या मरम्मत करने में, कूली का काम, चारा काटना, सरकारी दफ्तरों के छोटे-मोटे काम, पहरेदारी वगैरह। ये काम आम तौर पर कारीगरों और निम्न जातियों से लिया जाता था, खासकर 18वीं सदी में। ये बहुत शोषणकारी व्यवस्था थी और कई बार लोग इससे बचने के लिए गांव छोड़कर भाग जाते थे। बेगार पट्टी नाम का एक टैक्स शायद इसी खर्च को पूरा करने के लिए वसूला जाता था। अब आते हैं 18.4.5 ग्रामीण सेवक, बहसें, रूरल सर्वेंट्स डिबेट्स पर। मुख्य बहस क्या है? सेवक माना और इसे एशियाई समाजों के अपरिवर्तनीय स्थिर होने की कुंजी बताया। बार्टन पावेल का मानना था कि इन्हें गांव द्वारा एक निश्चित पारिश्रमिक पर नियुक्त किया जाता था। मैक्स वेबर का क्या कहना था? मैक्स वेबर ने इसे डेम्यूर्जिक मोड कहा। फिर से सुने, डेम्यूर्जिक मोड। इसका मतलब था कि ये गांव के दास या सर्फ जैसे थे, जिन्हें उपज या पैसे में हिस्सा मिलता था। हालांकि A.R. कुलकर्णी इन्हें दास मानने से असहमत हैं, क्योंकि वो हकदार थे और परिषदों में भाग लेते थे। W.H. वाइजर का क्या योगदान है? वाइजन ने उत्तर भारत के करीमपुर गांव का अध्ययन करके जजमानी व्यवस्था का सिद्धांत दिया। ये नाम बहुत सुना होगा, जजमानी व्यवस्था। इसके अनुसार कारीगर या सेवक व्यक्तिगत परिवार के ग्राहकों, जिन्हें जजमान कहा जाता था, की सेवा करते थे और ये संबंध वंशानुगत होता था, जिसे जजमानी हक कहते थे। क्या फुकुजावा इससे सहमत थे?
फुकुजावा वाइजर से असहमत थे। उनका मानना था कि जजमानी व्यवस्था ब्रिटिश काल में विकसित हुई। मध्यकाल में बलूतेदार मुख्य रूप से पूरे गांव की सेवा करते थे, जो वेबर के डेम्यूर्जिक मोड के ज्यादा करीब हैं। कुलकर्णी मानते हैं कि पारंपरिक भारतीय शब्द ग्राम भृतक या ग्राम सेवक यानी गांव का सेवक शायद सबसे उपयुक्त है। चलिए अब दक्कन से दक्षिण भारत की ओर चलते हैं। 18.5 ग्रामीण समाज दक्षिण भारत, रूरल सोसाइटी साउथ इंडिया। यहाँ फोकस मुख्य रूप से तमिल क्षेत्र पर है। हाँ, और यहाँ की मुख्य संस्थाएं थोड़ी अलग हैं। यहाँ ब्रह्मदेय, ब्राह्मणों को दान दिए गए गांव, उर गैर ब्राह्मण गांव, जो नाडू की सभा भी थी, मंदिर और व्यापारिक गिल्ड या श्रेणियां ग्रामीण जीवन और राज्य निर्माण का आधार थी। बड़े क्षेत्रों को मंडलम कहते थे। हाँ, जैसे पल्लवों का तुंडी मंडलम, चोलों का चोल मंडलम, पांड्यों का पांड्य मंडलम। नदी घाटियां जैसे कावेरी, वैगई, ताम्रपर्णी घनी बस्तियों के केंद्र थीं। कृषि भूमि भी अलग अलग तरह की थी, गीली, धान के लिए, सूखी और मिश्रित। अब देखते हैं 18.5.1 ग्रामीण समाज और संस्थाएं 7वीं-12वीं शताब्दी ईस्वी। रूरल सोसाइटी एंड इंस्टीट्यूशंस 7th-12th सेंचुरी एडी। इस दौर में एकीकरण कैसे हुआ? इस दौर में ब्रह्मदेय और मंदिरों के माध्यम से एकीकरण हुआ। कृषि का विस्तार हुआ, जनजातियां किसान बनी, जिससे नए राज्यों का उदय हुआ। पल्लव, पांड्य, चेर और अंततः सबसे शक्तिशाली चोल साम्राज्य। नाडू का क्या महत्व था? नाडू एक तरह का किसान सूक्ष्म क्षेत्र था, पेजेंट माइक्रो रीजन। 7वीं सदी से इनकी संख्या बढ़ने लगी। नाडू असल में वेलन वगाई गांवों का समूह होता था। ध्यान दीजिए, नाडू और वेलन वगाई। नाडू के मामलों को देखने वाले या उसके प्रवक्ता नट्टार कहलाते थे। इसे भी याद रखें, नट्टार। गांव की संरचना कैसी थी? गांव में भूस्वामियों के रहने की जगह और नट्टम कहलाती थी। कारीगरों की बस्ती कम्मन चेरी और कृषि मजदूरों की बस्ती परे चेरी कहलाती थी। समाज में स्पष्ट स्तरीकरण था। भूस्वामी वेल्लाल कहलाते थे। ये भी महत्वपूर्ण टर्म है, वेल्लाल। इनमें भी 2 वर्ग थे, कन्युडेयार असल मालिक और उलूकुड़ी किराएदार। और उर नाडू के स्तर पर होने वाली सभा थी। फिर से सुने, उर। ब्रह्मदेव और मंदिरों की भूमिका पर थोड़ा और विस्तार से बताएं। ब्रह्मदेव यानी ब्राह्मणों को दिए गए भूमि अनुदान और मंदिर इस दौर के तंत्रिका केंद्र थे। बेहतर सिंचाई तकनीकों के कारण कृषि का विस्तार हुआ, जिससे अधिशेष उत्पादन बढ़ा और राज्य उसे वसूल सकता था। ब्रह्मदेव गांव के अपनी सभा होती थी, जिसे सभा या महासभा कहते थे। ये भी याद रखना है, सभा महासभा। ये सिंचाई व्यवस्था पर नियंत्रण रखती थी। ये ब्रह्मदेव काफी विकसित थे। हाँ, यहाँ घनी आबादी थी, धान की खेती होती थी और इन गांवों के बीच अच्छा नेटवर्क था। 10वीं सदी से कुछ बड़े ब्रह्मदेव तनकुरुश या तनियुर बन गए। फिर से सुने, तनकुरु तनियुर। ये स्वतंत्र राजस्व इकाइयां थीं, मतलब सीधे राज्य को राजस्व देती थी, नाडू के माध्यम से नहीं। विचारधारा का भी रोल था। बिल्कुल। ब्राह्मणवादी विचारधारा ने जाति और वर्ण जातीय व्यवस्था के जरिए विभिन्न समूहों को एक सामाजिक ढांचे में एकीकृत करने में मदद की। मंदिरों ने स्थानीय और जनजातीय देवताओं को भी अपने विशाल देवगण में शामिल कर लिया। संसाधनों का वितरण भूमि अधिकारों से जुड़ा था। सरदारों, कारीगरों आदि को मंदिरों में अनुष्ठानिक रैंकिंग दी जाती थी, जिससे उन्हें समाज में एक स्थान मिलता था। इसने शहरीकरण का भी आधार तैयार किया। कोयल शब्द, जिसका अर्थ पहले महल होता था, अब मंदिर के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। चोल और पांड्य राज्यों का आधार क्या था? उनका आधार मुख्य रूप से गीले क्षेत्र थे, जैसे कावेरी और ताम्रपर्णी नदी घाटियां। 13वीं सदी तक लगभग 550 नाडु बन चुके थे। ब्रह्मदेव और मंदिरशाही सिंचाई परियोजनाओं को लागू करने और संसाधनों का प्रबंधन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, अक्सर वेलाल भूस्वामियों के साथ। इसका नतीजा क्या हुआ? इसका नतीजा वाणिज्यिक विकास के रूप में सामने आया। नगरम यानी बाजार केंद्रों का उदय हुआ। ये याद रखें, नगरम। व्यापारिक गिल्ड जैसे अय्यावोले 500, तिसाई ऐरत्तु एन्नूरुवर, अंजुवणम आदि शक्तिशाली हुए। इन्हें भी ध्यान में रखें, खासकर अय्यावोले 500। व्यापारिक समुदायों ने कृषि और मंदिरों में निवेश किया। काइकोल्स यानी बुनकर समुदाय भी बहुत महत्वपूर्ण हो गया। इसे भी नोट करें, काइकोल। शहरी विकास ने गांवों, कस्बों और राजधानी को एक नेटवर्क में जोड़ दिया। विभिन्न सभाएं, उर, सभा, नगरम, गांवों, समुदायों और सरदारों को
चोल और पांड्या राज्य के व्यापक नेटवर्क से जोड़ती थीं। अब आते हैं बाद के दौर पर 18.5.2 ग्रामीण समाज 13वीं से 18वीं शताब्दी रूरल सोसाइटी 13th to 18th सेंचुरी। इस दौर में क्या बदलाव आए? 12वीं सदी के अंत तक एक स्पष्ट सामाजिक पदानुक्रम बन चुका था, जिसमें विभिन्न कृषि और कारीगर जातियां थीं। ब्राह्मण और वेल्लाल प्रमुख थे, जबकि पल्ला, पराया, वनियार जैसी जातियां निचले पायदान पर थीं। लेकिन इस पदानुक्रम के बावजूद आर्थिक निर्भरता बनी हुई थी। जैसे पांड्य क्षेत्र में पहाड़ी जनजातियां और मैदानी वेल्लाल एक दूसरे पर निर्भर थे। युद्धों का क्या असर पड़ा? युद्ध आम हो गए थे, जिससे किसान समूहों ने हथियार उठा लिए और जनजातियों के साथ गठबंधन बनाए। कैकोल बुनकर समुदाय व्यापारी योद्धा के रूप में उभरा। इस दौर में सबसे स्थिर संस्था कौन सी रही? मंदिर सबसे महत्वपूर्ण और स्थिर संस्था बने रहे। मंदिरों को उपहार देने की रस्म बहुत महत्वपूर्ण थी। यह सिर्फ धार्मिक कार्य नहीं था, बल्कि इसके जरिए संसाधनों का पुनर्वितरण होता था और राजनीतिक गठजोड़ बनते थे। मंदिर ने विभिन्न समूहों को वैचारिक रूप से भी जोड़ा, क्योंकि इसमें बहुत विविध धार्मिक देवगण शामिल थे और कृषि से जुड़े त्योहार मनाए जाते थे। 12वीं सदी के बाद ब्रह्मदेव का क्या हुआ? 12वीं सदी से ब्रह्मदेव हाशिए पर जाने लगे और मंदिरों का महत्व और बढ़ गया। कई ब्रह्मदेव वेल्लन वगाई गांव में बदल गए या मंदिरों को देवादानम के रूप में दान दे दिए गए। ये टर्म महत्वपूर्ण है, देवदानम। ब्राह्मण या तो दूसरी जगहों पर चले गए या मंदिरों से जुड़ गए। स्थानीय सरदारों का फिर से उदय हुआ। बाहरी प्रभाव भी पड़े? हाँ, होयसल कब्ज़ल का कारण कर्नाटक से लोगों का प्रवास हुआ। शक्ति का आधार बदलने लगा। भूमि के लेन देन बढ़ गए, खासकर निजी और मंदिर की जमीनों के, और ये ज्यादातर गैर ब्राह्मण गांवों में हुआ। वेल्लालों का प्रभुत्व और बढ़ा, जिससे तनाव भी पैदा हुआ। नगरम, व्यापारी और बुनकर खैक्कोल और ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। क्या इससे कोई सामाजिक संकट पैदा हुआ? हाँ, गैर ब्राह्मण समूहों द्वारा उच्च सामाजिक स्थिति की मांग बढ़ने लगी, जिसे 12वीं सदी का सामाजिक संकट या सोसाइटल क्राइसिस कहा जाता है। कई तरह के संघर्ष सामने आए। कारीगर बनाम कृषक, कारीगरों की उपजातियों के बीच, पहाड़ी बनाम मैदानी लोगों के बीच और विभिन्न व्यापारी समूहों के बीच। इसी का नतीजा था वलंगे और इडंगे विभाजन। बिल्कुल, इसी सामाजिक उथल-पुथल के परिणाम स्वरूप वलंगई यानी दाहिना हाथ और इडंगई यानी बायां हाथ नामक दो बड़े सामाजिक व्यावसायिक समूहों का विभाजन हुआ। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, वलंगे और इडंगई। दिलचस्प बात यह है कि वेल्लाल और ब्राह्मण आमतौर पर इस विभाजन से बाहर थे। मंदिर इस विभाजन के बीच भी संबंध बनाने का काम करते रहे। शैव और वैष्णव भक्ति आंदोलनों ने भी नए समूहों को समाज में स्थान दिलाने में मदद की। 13वीं सदी के बाद क्या हुआ? 13वीं सदी से नदी घाटी क्षेत्र प्रतिस्पर्धा के केंद्र बन गए। फिर 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य का उदय हुआ, जिसने लगभग पूरे प्रायद्वीप को राजनीतिक रूप से एकीकृत किया। इस दौर में प्रवासन, माइग्रेशन बहुत महत्वपूर्ण हो गया। कहाँ से लोग आए? कन्नड़ और तेलुगु भाषी किसान सीमांत क्षेत्रों से आर्द्र यानी ज्यादा उपजाऊ क्षेत्रों में आए। सबसे महत्वपूर्ण प्रवासन था तेलुगु योद्धाओं का, जिन्हें नायक कहा जाता था। ये नाम बहुत महत्वपूर्ण है, नायक। इन नायकों का क्या प्रभाव पड़ा? नायकों ने स्थानीय शक्ति संरचना को बहुत प्रभावित किया। वो स्थानीय शासक जैसे बन गए, मंदिरों के बड़े संरक्षक बने। इनके साथ नए व्यापारी समूह भी आए जो बाद में जमींदार बन गए, जैसे कैकोल वणिया व्यापारी, मिलत्ती, कणमल, कोमटी, पतनुलकर। किसानों और विशेषज्ञों का भी प्रवासन हुआ, जैसे शनार जो तालाब खोदने में माहिर थे। नई सिंचाई तकनीकें भी आईं। हाँ, तालाब और कुओं जैसी नई सिंचाई तकनीकों से शुष्क क्षेत्रों में भी कृषि का विस्तार संभव हुआ। लेकिन इससे कृषक समुदायों और शिकारी पशुपालक समूहों के बीच संघर्ष भी हुए। एक नया योद्धा किसान वर्ग उभरा जो ज्यादातर गैर ब्राह्मण और तेलुगु भाषी थे। वडुगा कौन थे? वडुका तेलुगु प्रवासियों के लिए इस्तेमाल होने वाला शब्द था। याद रखें, वडुका। कई जगहों पर इन तेलुगु प्रवासियों ने पुराने तमिल किसानों और ब्राह्मण भूस्वामियों को विस्थापित कर दिया। हालांकि स्थानीय वेल्लाल भी बड़े जमींदार बने रहे, जिन्हें नडुडायान या नडलवन कहा जाता था, और वो नायकों को श्रद्धांजलि देते थे। रेड्डी, वेल्लाल, गोंडर, मनराडी जैसे भूस्वामी समूह इस दौर में और शक्तिशाली हुए। शुष्क और आर्द्र क्षेत्र आपस में और ज्यादा जुड़ गए। तो सामाजिक परिवेश काफी बदल गया। हाँ, अलग अलग क्षेत्रों, शुष्क, मिश्रित, आर्द्र में अलग अलग सामाजिक परिवेश विकसित हुए। नातेदारी नेटवर्क बहुत महत्वपूर्ण हो गए।
चोल काल के नट्टार बदल गए या उनकी जगह नए बहुसामुदायिक कृषक समूह उभरे। नाडू की जगह अब कस्बों के आसपास का क्षेत्र, उनका हिंटरलैंड, ज्यादा महत्वपूर्ण हो गया। 14वीं सदी में नायकों की भूमिका और कैसे विकसित हुई? नायक एक प्रमुख सैन्य वर्ग के रूप में उभरे। वो रक्षक थे, संरक्षक थे, मध्यस्थ थे। उन्होंने आर्द्र और शुष्क क्षेत्रों को जोड़ा। उन्होंने प्रशासन में व्यापारियों को भी नियुक्त किया। धार्मिक परिदृश्य में क्या बदलाव आए? योद्धा देवियों, खासकर अम्मन मंदिरों की पूजा बढ़ी। ये विभिन्न समूहों के लिए पंथ केंद्र बन गए और धीरे धीरे ब्राह्मणवादी मंदिरों से भी जुड़ गए। एक बहुत विशाल देवगण बन गया। गैर ब्राह्मण वेलाल पुजारी भी बड़े मंदिरों में अनुष्ठान करने लगे। प्रवासी अपने साथ अपने देवता लाए, जिससे अंतर क्षेत्रीय भक्ति और तीर्थयात्रा को बढ़ावा मिला। मंदिर आर्थिक और राजनीतिक केंद्र बने रहे। वो दान में मिली संपत्ति का प्रबंधन करते थे, सिंचाई में निवेश करते थे, कृषि विकास को बढ़ावा देते थे और व्यापार को भी संरक्षण देते थे। ये स्थिति कमोबेश 18वीं सदी तक जारी रही। ठीक है, तो ये था यूनिट का विस्तृत विश्लेषण। अब आते हैं 18.6 सारांश समरी पर। संक्षेप में क्या कहेंगे? संक्षेप में, दक्कन में हमने देखा कि भूमि अधिकारों पर आधारित एक स्पष्ट सामाजिक पदानुक्रम था और बलूतेदारी की व्यवस्था एक महत्वपूर्ण विशेषता थी। दक्षिण भारत में शुरुआती दौर में ब्रह्मदेव और नाडू और मंदिरों ने विभिन्न समूहों को एकीकृत करने में भूमिका निभाई, लेकिन बाद में ये प्रक्रिया पारिस्थितिकी, बड़े पैमाने पर हुए प्रवासन और बदलती शक्ति गतिशीलता से बहुत ज्यादा प्रभावित हुई। और सबसे मुख्य बात जो बार बार उभर कर आती है वो ये है कि मध्यकालीन प्रायद्वीपीय भारत के गांव आत्मनिर्भर, अलग-थलग, सजातीय या स्थिर इकाइयां नहीं थे। वे गतिशील थे, बाहरी दुनिया से गहरे जुड़े हुए थे और लगातार बदल रहे थे। अब 18.7 अभ्यास एक्सरसाइजेस की बात कर लेते हैं। यूनिट के अंत में कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हाँ, जैसे मिरासी और उपारी अधिकारों में अंतर स्पष्ट करने को कहा गया है, बलूतेदारी व्यवस्था पर लिखने को कहा गया है, दक्षिण भारत में मंदिर की भूमिका पर चर्चा करने को कहा गया है और 13वीं सदी के बाद दक्षिण भारतीय ग्रामीण समाज में आए बदलावों का विश्लेषण करने को कहा गया है। उम्मीद है कि इस चर्चा के बाद श्रोता इन सवालों के जवाब आसानी से दे पाएंगे। तो चलिए इस पूरी चर्चा के मुख्य टेकअवेज यानी मुख्य बातों को एक बार फिर दोहरा लेते हैं। पहली बात, प्रायद्वीपीय भारत में ग्रामीण समाज अत्यधिक विविध और स्तरीकृत था, जो भूमि अधिकारों, जाति और क्षेत्रीय कारकों से बहुत ज्यादा प्रभावित था। दूसरा, दक्कन में मिरासी, स्थायी और ऊपरी अस्थायी किसानों के बीच का अंतर और बलूतेदार ग्राम सेवक प्रणाली महत्वपूर्ण थी, जिसमें बलूतेदारों की स्थिति उत्तर भारत के कमीनों से कुछ हद तक बेहतर थी। तीसरा, दक्षिण भारत में ब्रह्मदेव, उर, नाडू और मंदिर जैसी संस्थाएं ग्रामीण जीवन को एकीकृत करने, कृषि का विस्तार करने और राज्य निर्माण में खासकर शुरुआती दौर में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती थीं। और चौथा, समय के साथ विशेष रूप से 13वीं शताब्दी के बाद प्रवासन, विशेषकर तेलुगु योद्धाओं और किसानों का, मंदिरों के बढ़ते महत्व और नायकों के उदय ने ग्रामीण समाज को महत्वपूर्ण रूप से बदल दिया। सबसे महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये कि गांव आत्मनिर्भर या अलग-थलग इकाइयां नहीं थे। वे व्यापक आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक नेटवर्कों से जुड़े हुए थे और लगातार बदल रहे थे। तो ये था यूनिट 18 का हमारा गहन मंथन। उम्मीद है अब प्रायद्वीपीय भारत के ग्रामीण समाज की तस्वीर आपके मन में काफी साफ हो गई होगी। देखिए, ये यूनिट थोड़ी जटिल है, तो इसे बार बार सुनें ताकि ये सारी जटिलताएं आपकी समझ का हिस्सा बन जाएं। बिल्कुल, यूपीएससी के लिए ये समझ न केवल तथ्यों को याद रखना है, बल्कि विश्लेषण करने की क्षमता विकसित करना है। ये आपको मध्यकालीन भारत के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों की गहरी समझ देगा, जो आपके उत्तरों को निश्चित रूप से वजन देगा। और ये ज्ञान सिर्फ परीक्षा के लिए नहीं, बल्कि भारत के बहुस्तरीय अतीत और वर्तमान को समझने के लिए भी अमूल्य है। तो अगर आपको हमारी ये कोशिश पसंद आई और ये चर्चा आपके लिए उपयोगी रही, तो प्लीज सनलो यूपीएससी यूट्यूब चैनल को लाइक करें, अपने साथी एस्पिरेंट्स के साथ शेयर करें, कमेंट में अपने सवाल या विचार हमें बताएं। और हाँ, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आपका समर्थन ही हमारी प्रेरणा है। और चलते चलते एक विचार आपके लिए छोड़ जाते हैं। मध्यकालीन ग्रामीण समाज के, खासकर प्रायद्वीपीय भारत के संदर्भ में, वे कौन सी विशेषताएं, संरचनाएं या तनाव हैं जो आपको लगता है कि आज भी किसी ना किसी रूप में भारतीय ग्रामीण जीवन में प्रतिध्वनित होते हैं? सोचते रहिएगा। अगली कड़ी तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।